हेलो डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी फिजिक्स 2002 का सॉल्यूशन। और ये पार्ट 8 रहेगा जिसमें क्वेश्चन नंबर 71 से 85 डिस्कस किए जाएंगे। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस सॉल्यूशन 2002। क्वेश्चन नंबर 71 है द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन हैविंग वेवलेंथ। आपको वेवलेंथ गिवन है, स्पीड बताने की कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। तो आपको एक ऐसे रिलेशन सोचना होगा जिसमें वेवलेंथ और स्पीड आए। तो देखो आपने पढ़ा होगा लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। डी ब्रोगली वेवलेंथ का ये फॉर्मूला था, डी ब्रोगली ने दिया था लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पर पी है मोमेंटम, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच अपॉन में मास इंटू में वी। हमें स्पीड निकालना है तो वी इक्वल टू हो जाएगा एच अपॉन में मास इंटू में वेवलेंथ। अब ये सब वैल्यू पुट करते हैं। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.625 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 और वेवलेंथ हमें गिवन है 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। तो हमें इसको सोल्व करना है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7.25 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 72 है द टेम्परेचर ऑफ सन कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग। यानी कि अगर आपको सन का टेम्परेचर फाइंड करना है तो इनमें से आप किस लॉ का इस्तेमाल करेंगे टेम्परेचर ऑफ सन फाइंड करने के लिए। तो देखो पहले कंसेप्ट समझते हैं, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे, देखेंगे कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं। आपने पढ़ा होगा सन से कुछ रेडिएशन आते हैं जो कि अर्थ पर गिरते हैं, ठीक है। तो सन से जो रेडिएशन आ रहे हैं सोलर कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 1350 वाट पर मीटर स्क्वायर। ये क्या होता है मैं भी आपको बताऊंगा। मैं एज्यूम करता हूँ कि जो E है वो है एनर्जी एमिटेड बाय द सन पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो मैंने मान लिया कि E क्या है, एनर्जी एमिटेड बाय सन पर सेकंड पर यूनिट एरिया। तो जो टोटल एनर्जी सन रेडिएट करेगा, एमिट करेगा एक सेकंड में, वो कितनी हो जाएगी 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में E। 4 पाई आर स्क्वायर मतलब यहाँ पर एरिया लिया है हमने, एरिया ऑफ स्फीयर। तो हमें ये तो पता चल गया कि टोटल एनर्जी कितनी एमिट हो रही है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में E। अब ये एनर्जी किसी मतलब जैसे यहाँ से एनर्जी आ रही है तो ये अर्थ पर आकर के गिर रही है इस स्फीयर पर। तो जो एनर्जी होगी दिस एनर्जी इज फॉलिंग ऑन द स्फीयर ऑफ रेडियस इक्वल टू द रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट अराउंड द सन। तो हमने उसका एरिया मान लिया 4 पाई आर स्क्वायर जिस पर आकर के गिर रही है। अब देखो एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया कितना होगा। तो टोटल एनर्जी कितनी है वो है 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में E, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू में E। और पर यूनिट एरिया मतलब 4 पाई आर का स्क्वायर। तो उसको हम 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, E आर का स्क्वायर अपन में आर स्क्वायर आएगा। इसी को हम बोलते हैं सोलर कांस्टेंट। अब यहाँ पर स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का अगर मैं इस्तेमाल करूँ, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, तो हम ये कहते हैं कि जो एनर्जी होगी वो होगी सिग्मा इंटू टी की पावर 4। या फिर टेम्परेचर हमें तो फाइंड करना है, टेम्परेचर इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखो एनर्जी की वैल्यू कितनी है, एनर्जी की वैल्यू लिखते हैं या पहले इसको ऐसे लिख लो E अपॉन में सिग्मा, और यहाँ पर टेम्परेचर की पावर 4 है तो इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो E अपॉन में सिग्मा इंटू में टेम्परेचर। ये भी पूरी जो पावर आएगी वो 1/4 हो जाएगी यहाँ पर। अब E की वैल्यू पुट यहाँ से S के टर्म में इसकी वैल्यू पुट करते हैं एनर्जी की। तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ E इक्वल टू एस आर स्क्वायर अपॉन में कैपिटल R का स्क्वायर। तो E को रिप्लेस करते हैं एस आर स्क्वायर अपॉन में सिग्मा इंटू में आर स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी आ जाएगी 1/4। और इसी से हम अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर फाइंड कर पाते हैं सन का, जो कि 5760 केल्विन के आसपास आता है। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो होगा स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, यानी कि ऑप्शन 3। आपको कुछ बुक्स में विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ भी आंसर दिया होगा। एक्चुअली अगर आप विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ जो कि होता है लैम्डा m इंटू में T कांस्टेंट होता है, ठीक है, अगर आप इस लॉ का इस्तेमाल करके टेम्परेचर फाइंड कर रहे हो, कर भी सकते हैं, सन का टेम्परेचर निकालते हैं इससे 6000 केल्विन के आसपास आता है। होता क्या है कि वो जो टेम्परेचर हम निकाल पाते हैं वो सिर्फ सरफेस का, सिर्फ और सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर पता चलता है। जो उसके अंदर का टेम्परेचर होगा, इंटीरियर टेम्परेचर होगा, वो नहीं पता चल पाएगा। तो इसलिए आंसर ये भी, मतलब आंसर तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का इस्तेमाल करके भी हम टेम्परेचर फाइंड करते हैं, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा स्टीफन लॉ, ठीक है। विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ का इस्तेमाल करके सिर्फ और सिर्फ सरफेस का टेम्परेचर फाइंड किया जा सकता है, इंटीरियर का नहीं।
क्वेश्चन नंबर 73 है द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन nth ऑर्बिट इज En, देन द एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ सिंगल आयनाइज्ड एटम कितना होगा। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा En जो होता है माइनस के 13.6 अपॉन में n स्क्वायर इंटू में z का स्क्वायर होता है। तो जब हम हाइड्रोजन के लिए निकालते हैं, हाइड्रोजन के लिए एक्चुअली z की वैल्यू 1 हो जाती है। तो हाइड्रोजन के लिए हमें गिवन है माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, जेड की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी तो ये आ जाएगा माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर, और यही हमें गिवन है कितना En। अब जब आप हीलियम के लिए फाइंड करोगे तो माइनस 13.6 अपॉन में एन स्क्वायर इंटू में, देखो हीलियम के लिए जेड की वैल्यू होती है 2, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 13.6 एन स्क्वायर इंटू में 4। अब माइनस 13.6 अपॉन एन स्क्वायर ये किसके बराबर है, En के। तो ये हीलियम के लिए हो जाएगा 4 टाइम्स एनर्जी ऑफ द nth ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन एटम। तो सही आंसर होगा ऑप्शन 3। 74th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन गिव्स फोटोन अ मैक्सिमम एनर्जी, मतलब कि किस ट्रांजिशन में फोटोन की एनर्जी मैक्सिमम होगी। देखो फोटोन कब रेडिएट होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से किसी लोअर ऑर्बिट में आ रहे हो। तो इसका मतलब ये बात तो श्योर है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसके n की वैल्यू ज़्यादा होगी। मैं मान लेता हूँ ये है n इनिशियल और ये है n फाइनल, तो n इनिशियल की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए n फाइनल से। ठीक है, मतलब ज़्यादा नंबर जो जिसका नंबर ज़्यादा होगा उससे कम नंबर की तरफ आना चाहिए n की वैल्यू। तो 1 से 2 नहीं होगा 1 से 2 नहीं होगा, 2 से 1 हो सकता है, और 2 से 6 पर नहीं जाएगा, 6 से 2 पर आ सकता है। तो इसका मतलब या तो आंसर फर्स्ट होगा या फोर्थ होगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होगा वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में ही आएगा। अब हमें पता करना है कि एनर्जी मैक्सिमम किस में होगी। तो जो nth लेवल की एनर्जी होती है वो होती है माइनस 13.6 अपॉन में n स्क्वायर। तो कुछ लिख लेते हैं हम इनिशियल एनर्जी, जैसे E1 के लिए तो सिर्फ माइनस 13.6 आ जाएगी, E2 के लिए माइनस 13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, तो वो आएगा माइनस के 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी सब एनर्जी। और E3 के लिए होती है माइनस के 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर E4 के लिए माइनस 13.6 अपॉन आपको 16 करना पड़ेगा, 4 चौक 16, तो ये आता है अप्रोक्सीमेटली 0.85। फिर E5 के लिए ये आता है माइनस के 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और E6 के लिए आपको इसको माइनस 13.6 को 6 से 36 से डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस 13.6 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 0.377। अब हमें ये देखना है कि किस में मैक्सिमम एनर्जी निकलेगी। तो पहले हम ट्रांजिशन देखते हैं 2 से 1 वाले में। ठीक है, तो ट्रांजिशन 2 से 1 देखना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एनर्जी। एक्चुअली हमें डेल्टा E पता करना पड़ेगा उसके लिए, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे E2 माइनस E1। E2 कितना होगा, माइनस के 13.6 अपॉन में 2 का स्क्वायर, फिर ये माइनस 13.6 अपॉन में 1 का स्क्वायर। फिर ये देखो ये सेकंड लेवल की एनर्जी है, तो सेकंड लेवल की एनर्जी कितनी आती है, माइनस के 3.4, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 13.6। तो इसका जब आप डिफरेंस लेंगे तो ये आएगा डिफरेंस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर हम 6 से 2 में देखेंगे तो इसी तरह से E6 से 2, E6 माइनस E2 करेंगे, तो E6 लेवल का कितना है, माइनस के 0.377, फिर माइनस E2 का कितना है, वो है 3.4, तो ये हो जाएगा 3.4, तो प्लस हो जाएगा 3.4 में से 0.377 माइनस करना होगा, तो ये आ जाएगा 3.02 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ज़्यादा एनर्जी कब निकलेगी, जब वो 2 से 1 पर जा रहा हो। तो ऊपर से नीचे आना चाहिए, नीचे से ऊपर नहीं होगा, तो ये तो आंसर नहीं था, मतलब होगा ही नहीं, वो तो 2 से 1 पर आएगा, तो इस हिसाब से सही आंसर होगा ऑप्शन 2। और वैसे एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे आप ये n = 1 है, फिर n = 2, n = 3, फिर n = 4। एक्चुअली जैसे जैसे आप ये बनाएंगे ना, तो जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो कम होता जाता है, तो उससे भी आप डायरेक्टली कंक्लूजन निकाल सकते थे कि जो मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आता है वो 1 और 2 के बीच का रहता है। उसके बाद जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस बहुत कम होता जाता है, जैसे जैसे इनकी वैल्यू बढ़ती है।
क्वेश्चन नंबर 75 है व्हेन हाई एनर्जेटिक कैथोड रेज स्ट्राइक अ हैवी टारगेट ऑफ हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो इसमें कौन सी रे प्रोड्यूस होंगी? तो ऐसे में प्रोड्यूस होती है एक्स रे, तो यहाँ पर सही आंसर होगा एक्स रे। बाकी जो यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं अल्फा रे, बीटा रे, गामा रे, ये सब न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन की वजह से होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है इन अ डायोड वाल्व स्पेस चार्ज लिमिटेड करंट आईपी डिपेंड्स ऑन द वोल्टेज, किस तरह से ये लिमिटेड चार्ज करंट, लिमिटेड करंट और प्लेट वोल्टेज डिपेंड करते हैं एक दूसरे पर। तो देखो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जो आईपी होता है वो बराबर होता है के वी की पावर 3/2, मतलब वोल्टेज की पावर 3/2 पर डिपेंड करेगा। तो इस हिसाब से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 77 है फॉर अ ट्रांजिस्टर IC अपॉन आई की वैल्यू आपको गिवन है 0.96, आपको बताना करंट गेन इन कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन कितना होगा। देखो मैं आपको तीन चीज़ बता देता हूँ, पहले अल्फा, बीटा और गामा के बारे में। अब एक क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा डिटेल में। जैसे अब अगर आप अल्फा लिख रहे हो तो अल्फा रेशियो किसका होता है, उसको जानने के लिए आप इसको ऐसे लिखो CCEEB। इसका मतलब ये देखो पहले क्या है C अपॉन E, यानी कि जो अल्फा होता है वो बराबर होता है, अल्फा बराबर होता है IC अपॉन IE के। ऐसे ही बीटा बराबर होता है IC अपॉन में IB के, इस बार हमने इन दोनों को लिया है। और गामा बराबर होता है IE अपॉन में IB। अब यहाँ पर जो रेशो हम ले रहे हैं ये IC अपॉन IE होगा। इसमें देखो बेस नहीं आया, मतलब IB नहीं आया, तो ये होता है कॉमन बेस का। कॉमन बेस में हम अल्फा का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर E नहीं आ रहा तो ये है कॉमन एमीटर, कॉमन एमीटर ये कॉमन। यहाँ पर क्या नहीं है C और B, एक्चुअली यहाँ पर एक बार ये E है E अपॉन B, तो ये हो जाएगा कॉमन कलेक्टर। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो कॉमन कलेक्टर के लिए हम गामा का इस्तेमाल करते हैं, कॉमन एमिटर के लिए बीटा का और कॉमन बेस के लिए अल्फा का। अब IC अपॉन आई गिवन है, IC अपॉन IE गिवन है, इसका मतलब है अल्फा गिवन है 0.96। निकालना क्या है कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन का लिए, यानी कि बीटा निकालना है। तो देखो एक रिलेशन होता है 1 अपॉन अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा प्लस में 1, तो इसी रिलेशन का इस्तेमाल करके हम फाइंड करेंगे बीटा की वैल्यू। तो 1 अपॉन अल्फा कितना है 0.96 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा फाइंड करना है प्लस 1। या तो आप इस रिलेशन यहाँ से बीटा फाइंड कर सकते हैं, आप इसको पहले ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, या फिर 1 माइनस अल्फा अपॉन में अल्फा इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। तो बीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा। तो देखो सब वैल्यू हमने पुट करी, अल्फा की वैल्यू 0.96, 1 माइनस अल्फा 0.96 तो 0.04 आएगा। अब आप 0.96 को 0.04 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24, तो ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट होगा। 78 क्वेश्चन है विच गेट इज कॉल्ड इन्वर्टर। तो इन्वर्टर किसे कहते हैं, इन्वर्टर का मतलब है कि जो भी इनपुट होगा वो आगे जा करके इन्वर्ट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर A है तो यहाँ पर A बार हो जाना चाहिए, तो ऐसा होता है नॉट गेट में। ये नॉट गेट का ही सिंपल मैंने आपको दिखाया हुआ है, तो आंसर होगा नॉट गेट। क्वेश्चन नंबर 79 है अल्फा बीटा गामा की सेम एनर्जी आपको गिवन है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेनेट्रेटिंग पावर, आपको इसमें लिखना है। देखो अगर मैं पेनेट्रेटिंग पावर की बात करूं, पेनेट्रेटिंग पावर का मतलब है किसी चीज़ में पेनेट्रेट कर जाना, मतलब अंदर घुस जाना। तो जो सबसे ज़्यादा पेनेट्रेटिंग पावर होती है वो होती है गामा की। गामा हैज़ द मैक्सिमम पेनेट्रेटिंग पावर, उसके बाद नंबर आता है बीटा का और सबसे कम होती है अल्फा की। तो यहाँ पर हमें क्या बताना था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। तो बढ़ते क्रम में मतलब सबसे पहले अल्फा, फिर बीटा और फिर गामा। तो इस हिसाब से हमारा आंसर करेक्ट होगा ऑप्शन फर्स्ट। तो ये तो बढ़ते क्रम में किसका, पेनेट्रेटिंग पावर का। अगर आयोनाइजिंग पावर पूछते बढ़ते क्रम में, आयोनाइजिंग पावर बढ़ते क्रम में, फिर वो ऐसा होता है उल्टा हो जाता है इसका, लोग गामा सबसे कम, उसके बाद बीटा और उस सबसे ज़्यादा अल्फा की आयोनाइजिंग पावर होती है। इस क्वेश्चन में हम न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा रहे हैं नाइट्रोजन पर। नाइट्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 7। तो न्यूट्रॉन की मैं इसको रिएक्शन करके पहले दिखाता हूँ इस तरह से। अभी हमें 6C13 गिवन है, 6 कार्बन 13 प्लस, तो यहाँ पर कौन सा एलिमेंट निकलेगा वो हमें जानना है।
तो इसमें हम दोनों चीज़ बैलेंस करेंगे, एटॉमिक मास नंबर और एटॉमिक नंबर। यहाँ पर 7 0 यानी कि टोटल 7, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर होना चाहिए 1, क्योंकि 6 और 1 7 हो जाएगा, बैलेंस हो गया नीचे। तो ऊपर देखो यहाँ पर 14 और 1 15, तो यहाँ पर 2 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो पार्टिकल निकलेगा यहाँ पर अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, वो क्या होना चाहिए, ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन मतलब 1H2, ठीक है। तो इसमें तो कहीं पर भी ऑप्शन में ड्यूट्रॉन नहीं है, लेकिन कुछ बुक में जो सॉल्यूशन गिवन है वो इस तरह से गिवन है, जैसे 14 0 N1, और उन्होंने आंसर दिया है प्रोटॉन। अब प्रोटॉन कैसे होगा, तो प्रोटॉन कब पॉसिबल है वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटॉन तब निकलेगा जब कार्बन निकल रहा हो, लेकिन उसका जो यहाँ पर नंबर है ये 14 हो, तब तो प्रोटॉन निकलेगा। क्योंकि यहाँ पर 14 और 1 15 हो जाएगा, यहाँ पर 15, यहाँ पर 6 और 1 7, तो यहाँ पर भी 7। तो देखो प्रोटॉन तब निकलेगा जब 6C14 आपको एज अ रिजल्ट मिल रहा हो। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू ड्यूट्रॉन निकलना चाहिए, और अगर मैं इसको करेक्ट करूं तो यहाँ पर अगर ये 6C14 होगा तब प्रोटॉन निकलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मास डिफेक्ट आपको दिया हुआ है हीलियम के लिए 0.303, आपको बताना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी होगी MeV में। जनरली आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा डेल्टा E = mc²। अगर मान लीजिए मास आपका किलोग्राम में गिवन है, मास अगर किलोग्राम में गिवन है, तब के लिए डेल्टा E = m की जो भी आप वैल्यू लिखोगे वो लिखोगे, और c की वैल्यू लिखोगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, और आंसर आ जाएगा जूल में। लेकिन सपोज करो मास आपको mu में दिया हुआ है, जैसे डिफेक्ट मास डिफेक्ट है, अगर वो mu में गिवन है, तब के लिए जो भी मास गिवन है जो कि किसमें mu में, उसकी आप जस्ट 931 से मल्टीप्लाई कर दो तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए, तो डेल्टा m की वैल्यू कितनी है 0.0303। इसकी मैं सीधा मल्टीप्लाई करूँगा 931 में, तो जब आप इसकी 931 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 28 के आसपास, 28.20। तो अभी हमने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, लेकिन इन्होंने क्या पूछा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, डेल्टा E को डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियन से। तो देखो हीलियम को हम 2He4 से डिनोट करते हैं यहाँ पर, तो डेल्टा E की वैल्यू कितनी आई थी 28.20, इसको डिवाइड कर दीजिए n यानी कि 4 से, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा 7, यानी कि ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 82 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल इज नॉट अ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल। इनमें से कौन सा एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल नहीं है, ये आपको बताना है। तो मैं आपको बता देता हूँ पहले थर्मोडायनेमिक वेरिएबल कौन कौन से होते हैं, जैसे टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, ये सब होते हैं थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल। इसमें हीट थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल नहीं होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 3 हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर दो स्केल इक्वल रीडिंग कब दिखाएंगे, आपको बताना है। वैसे क्लास 9th में मैथ का एक क्वेश्चन है जिसमें ग्राफ बना करके फाइंड करते हैं, -40 इसका आंसर होगा, बट निकालेंगे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए हमें सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को कंपेयर करना होगा। देखो TC -0/100 - 0 = TK -273/100 और TF -32/212। तो हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे, तो TC/100 = TF -32 एक्चुअली यहाँ पर 212 - 32 भी आएगा, यानी कि TF -32/180, तो यहाँ पर आएगा 180। अब किस टेम्परेचर पर दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगी, तो मैं TC और TF को दोनों को इक्वल मान के x मान लेता हूँ। तो x, और देखो यहाँ पर 0 से 0 कैंसिल कर दो, यहाँ पर इसका आधा 5 और इसका आधा 9, तो x/5 = TF, x हो गया -32/9। तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 9x = 5x - 32। इसका दिला तो ये आ जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4x = -32। यहाँ पर 32 × 5 भी रहेगा, तो 9 में से 5 जाएगा 4x और इक्वल टू हो जाएगा -32 × 5। अब देखो x = कितना हो जाएगा -32 × 5/4, ये होता है 832 - 8 × 40,
तो ये आ जाएगा माइनस के 40 डिग्री आंसर। ऐसे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि केल्विन और फ़ारेनहाइट कब किस टेम्परेचर पर इक्वल होंगे, तो ये रहेगा 574.25 पर। और देखो डिग्री टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड टेम्परेचर इन केल्विन कभी भी इक्वलाइज नहीं हो सकते, तो आपको यही दो कंडीशन ध्यान रखनी है। टी सी इक्वल टू टी एफ -40 पर होगा, टी के इक्वल टू टी एफ बराबर होगा 574.25 पर। क्वेश्चन नंबर 84 काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है। वन ऑफ द फिनोमिना जो कि वेव थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो देखो पोलराइजेशन में दो वेव को पोलराइज करवाया जाता है, डिफ्रैक्शन में भी हम वेव फिनोमिना पढ़ते हैं और इंटरफेरेंस में भी, सॉरी पोलर इंटरफेरेंस में दो वेव को पोलराइज इंटरफेरेंस करवाया जाता है। पोलराइजेशन में अगर मान लीजिए अनपोलराइज लाइट है तो उसको किसी पोलराइजर से पास करवा करके उस लाइट को पोलराइज किया जाता है। तो यहाँ पर इन तीनों में कहीं ना कहीं वेव थ्योरी का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो कि आइंस्टीन ने दिया था, जिसमें उन्होंने बोला था कि फोटोन एक पार्टिकल होता है जो लाइट ट्रेवल करेंगी वैसे फोटोन डिस्क्रीट फोटोन में ट्रेवल करती हैं जिनकी कुछ एनर्जी होती है एस न्यू। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट फोटोन इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्टिकल नेचर को रिप्रेजेंट करता है, जबकि पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस ये सब वेव थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट है अ मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट ऑपरेटिंग एट 2 पावर आपको गिवन है 200 वाट, एमिटिंग 4 × 10 की पावर 20। ये फोटॉन्स की स्पेलिंग यहाँ पर हर जगह गलत है। फोटोन नंबर ऑफ फोटोन है 4 × 10 की पावर 20 जो कि पर सेकंड में आकर के गिर रहे हैं। आपको बताना वेवलेंथ कितनी होगी। तो देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, एक फोटोन के लिए जो एनर्जी होती है वो होती है E=hc/λ। अगर मैं मान लीजिए इसमें n की मल्टीप्लाई कर दूं तो टोटल एनर्जी हमें पता लग जाएगा। अब पावर क्या होता है, पावर होता है एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो हम क्या करेंगे, एनर्जी पर यूनिट टाइम मतलब ये कितना होगा Nhc/λ, और यहाँ पर टाइम आ जाएगा। हमें ना जो ये 4 × 10 की पावर 20 गिवन है पर सेकंड का है, तो ये n/t गिवन है एक्चुअली हमें। तो n/पावर कितना 200, n/2 कितना 4 × 10 की पावर 20। प्लैंक कांस्टेंट और स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पर हमें पुट करना है। प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10 की पावर 8 अपॉन में यहाँ पर वेवलेंथ। तो लैम्डा आ जाएगा यहाँ पर 4 इंटू में 6.6 इंटू में 3 अपॉन में 2 इंटू में 10 की पावर 2 और यहाँ पर 10 की पावर 20 -34 + 8, तो ये आ जाएगा 39.6 इंटू 10 की पावर 8 मीटर। अगर इसको आपको, क्योंकि आंसर नैनोमीटर में गिवन है, तो नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 39.6 इंटू 10 की पावर 8 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 की पावर -9 से। एक्चुअली ये आएगा -8 और फिर 10 की पावर 9 की मल्टीप्लाई करेंगे नैनोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो ये हो जाएगा 39.6 इंटू 10 की पावर 1 या फिर 396 नैनोमीटर। इसमें जो अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो रहेगा ऑप्शन 3 400 नैनोमीटर।